मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पिछले कुछ दिनों से गीता पर चर्चा कर रहा था। मुझे लगा कि युवाओं के लिए गीता अति आवश्यक होगी, किंतु कुछ ही दिनों में मुझे ये मालूम चला कि ये गीता से बात नहीं बनेगी, क्योंकि गीता तो उस युवा के लिए है जो पथ खोज रहा है, जो एक रास्ता खोज रहा है, जिसने समस्या भांप ली है, जिसे समस्या दिख रही है और रास्ता नहीं दिख रहा है। उस युवा के लिए गीता है। किंतु वैसे युवा का क्या, जिसे समस्या का ही पता ना हो, तो वो समाधान क्यों लेने आएगा? और आज ये देश ऐसे ही युवाओं से अटा पड़ा है, जिन्हें समस्या ही नहीं दिखती, जिन्हें समस्याओं का ही पता नहीं है। उनके लिए गीता व्यर्थ है, क्योंकि वो तभी काम आएंगी जब आपको समस्या साक्षात्कार दिखेगी। लेकिन जब तक समस्या ही नहीं दृष्टिगोचर होंगी, आप समाधान क्यों खोजेंगे? तो आज से मैंने एक सेशन शुरू किया है जिसका नाम है भारत की बात भारत के साथ। मैं इस पर अभी कुछ दिनों तक अपने भारत के साथियों के साथ चर्चा करूंगा, और अगर मुझे लगा कि वो उससे ऊपर उठने को तैयार हैं, तो ही गीता सार्थक हो सकेगी। आज हमारे कुछ मित्र जब मुझे ये शुभकामनाएं दे रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां, देश बहुत तरक्की कर रहा है, हम बहुत आगे जाएंगे, ढेर सारी बातें कर रहे थे। सुनने में ये बातें बहुत ही कर्णप्रिय थी। थोड़ा अंदर से गर्व भी हो रहा था कि हाँ, देश ऊपर जा रहा है, और कुछ दिनों से वास्तविकता में देश ऊपर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, तो प्रश्न उठता है, कौन सा भारत, किसका भारत, कैसा भारत? आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं, कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं बहुत गंभीर हूं। यह प्रश्न आप सभी के दिमाग में उठने चाहिए कि आप किस भारत में हैं। कहीं आप कल्पना के भारत में तो नहीं जी रहे? आप इसे किसका भारत कहेंगे? ये जनता का भारत है या राजनेताओं का? ये उच्च वर्गों का भारत है या दलितों का? ये हिंदुओं का भारत है या मुसलमानों का? ये सिखों का है या ईसाइयों का? महिलाओं का है या पुरुषों का? जनरल का है या SC ST वालों का? ये बीजेपी का है या कांग्रेस का? किसका भारत? रोजगार वालों का या कि बेरोजगारों का? सरकारी नौकरी वालों का या प्राइवेट नौकरी वालों का? शिक्षक का या कि विद्यार्थी का?
किसका किसका ये है भारत, क्योंकि सब तो यही कहते हैं, हमारा भारत, मेरा भारत। हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पे रंग भी अलग अलग हो जाते हैं भारत की पहचान। ये केसरिया वालों का भारत है, यह हरे रंग का भारत है, ये मस्जिद का भारत है या कि मंदिर का भारत है, ये अंग्रेजी बोलने वालों का भारत है या हिंदी बोलने वालों का। आखिर किसका है ये भारत? ये प्रश्न अगर अब तक आपके मन में नहीं उठे हैं तो इसे अब उठाइए, कोशिश कीजिए, जानिए कि आपकी असली पहचान क्या है, आप किस भारत में हैं। मैं नहीं जानता कि ये किसका भारत है, और जिन लोगों को ये भ्रम है कि वो भारत को जानते हैं और उन्हें सब ठीक ठीक पता है, तो वो बिल्कुल गलतफहमी में जी रहे हैं और उन्होंने भारत को एक कागज का टुकड़ा मान लिया है, जिस कागज के टुकड़े पर उन्हें जो नक्शा दिखता है, अगर आप पूछें कि भारत कहाँ है तो वो मैप के सहारे एटलस में आपको दिखा देंगे कि ये है भारत। क्या जमीन का टुकड़ा है भारत? क्या भारत की विचारधारा इस जमीन के टुकड़े तक सीमित है? और अगर इन बुद्धिजीवियों को यही अहंकार है कि इन्हें तो सब पता है, तो मुझे बताएं कि 14 अगस्त 1947 के पहले लाहौर में खड़ा कोई व्यक्ति, अगर आप उनसे पूछें कि आप किस देश के निवासी थे, तो वो लाहौर में खड़ा व्यक्ति गर्व से कहता कि वो भारतवासी है। किंतु 14 अगस्त 1947 के बाद उसी व्यक्ति से आप दोबारा वही प्रश्न पूछिए, आप हैरान रह जाएंगे। यह कहना तो दूर कि वो भारत का वासी है, यह वो भारत को जानता है, वो भारत के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेगा कि विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा आपको। किस जमीन के टुकड़े की आप बात कर रहे हैं? कल को बांग्लादेश आज जो बंगाल से बट गया है, अगर आप पिछले दिनों बांग्लादेश में किसी से पूछे होते कि वो किस देश का वासी है, वो भी बड़े गर्व से कहता मैं भारतवासी हूं। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, आज आप बांग्लादेशी से पूछें, आपको उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। तो भारत कोई कागज और मानचित्र नहीं है, और अगर हां, ये अगर कागज और मानचित्र है तो ये प्रत्येक 10 साल में बदलेगा। आज ऐसे ही लोगों की मानसिकता ने भारत को खंड खंड में बांट रखा है, जिन्होंने भारत को केवल एक टुकड़ा मान लिया है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। आज ऐसे लोगों की नासमझी कितने बड़े विभाजन का कारण बनी है, शायद आपको अंदाजा ना हो। किंतु मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं कि आज ये विभाजन किस कदर हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है। अब यह देश महान नहीं रहेगा। अब इस देश में केरल वाले महान, तो दिल्ली वाले बोलेंगे वो है महान। और ऐसा नहीं कि वो है महान, ये भारत भी अगर महान है तो इन्हीं के वजह से महान है। मुंबई वाले बोलेंगे कि आज भारत की पहचान तो हम ही से है, आज हम ही ने इतना नाम कमाया जिससे भारत जाना जाता है। और अब भारत श्रेष्ठ नहीं, अब भारत के अंदर के लोगों में से कुछ टुकड़ा, क्योंकि जो टुकड़ेवादी हैं तो उसमें से एक खास टुकड़ा, और ये सबका अपना अपना अलग हो सकता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किंतु अब ये एक भारत से सिमट कर एक टुकड़े पर आ गया है। और ये यही नहीं रुकता, सभी को यही ख्याल पकड़े हुए हैं कि वो महान है।
अब बिहारियों के तो कहने ही क्या, इन्हें तो यही ख्याल है कि ये तो पूरे इंडिया के महानतम विद्वत लोगों, विद्वानों के भंडार हैं। और इनके पास बहुत ठोस दलील भी है। भैया अगर आप इनसे पूछो कि किस आधार पे आप ये कहते हैं कि आप सबसे महान, तो बिहार और यूपी के लोग एक ही बात कहेंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पैदा हम ही करते हैं। आईएएस आईपीएस की खेती बिहार में और यूपी में होती है। बात सही है, क्योंकि आईएएस आईपीएस में बड़ा ही उच्च पद लगता है, बड़ा कठिन परिश्रम है, तो आईएएस आईपीएस अच्छा लगेगा। इनकी तर्क सही है। किंतु जब आप इनसे पूछें कि ठीक आईएएस आईपीएस हैं तो महान, किंतु आप शिक्षा में किस स्थान पर हैं, तो इनकी सारी हवा निकल जाएगी। ये उसमें भी प्रथम है, किंतु नीचे से। मैं आईएएस और आईपीएस के पदों और इनको लेके जो समाज में धारणाएं हैं उस पर भी अपनी चर्चा लेके आऊंगा, लेकिन अभी इस चर्चा को मैं दूसरा मोड़ दे रहा हूं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अब भारत नहीं बल्कि भारत के अब प्रत्येक राज्य के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेंगे। अब केवल राज्य में ही कोई श्रेष्ठता नहीं रहेगी, राज्य का जो केंद्र होगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर एक उदाहरण लूं तो बिहार में अब बिहारी भारत में अपने आप को श्रेष्ठ और ज्ञानी बताएंगे, किंतु जब अगर आप उस बिहार में आके उनसे पूछेंगे कि यहां पे कौन श्रेष्ठ है, तो फिर अब यहां पे श्रेष्ठता की परिभाषा बदल जाएगी। अब यहां इनका केंद्र पटना श्रेष्ठ हो जाएगा। और ये यहीं तक नहीं रुकते। अगर आप पटना वासी से पूछें कि यहां का सबसे श्रेष्ठ इलाका कौन सा है, तो वो एक खास इलाके को इंगित करेंगे। वो कहेंगे बोरिंग रोड, वहां सबसे सभ्य लोग रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ। और अगर वहां भी आप पहुंच जाएं तो वहां पता चलेगा कि हाँ, यहां भी सब लोग नहीं, यहां भी इसमें से 2-4 लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। और आप अगर उससे भी अंदर जाते हैं, उन 2-4 लोगों के घर पहुंच जाएं, तो पता चलेगा कि बड़ा बेटा छोटे से श्रेष्ठ, छोटा बड़े से श्रेष्ठ, छोटा नकारा बड़ा लायक, ऐसे विभाजन चल रहे हैं। और याद रखिए, जब तक आप इस तरीके से विभाजन करेंगे कभी देश को एक नहीं कर पाएंगे। यहां सब कुछ मेरा हो गया है, अब हमारा कुछ रहा ही नहीं। और जब तक ये मेरा रहेगा लड़ाइयां जारी रहेंगी। आप देखें, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। खैर, इसको भी चलो मान लिया, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक ही धर्म के 2 मंदिर एक दूसरे से श्रेष्ठता में भिन्न हो जाते हैं। फिर वैष्णो देवी श्रेष्ठ हो जाता है, तो कहीं शिरडी बाबा श्रेष्ठ हो जाते हैं, कहीं रामेश्वरम श्रेष्ठ है, तो कहीं कन्याकुमारी। ये क्या माजरा है? ये क्या कर रहे हैं हम? हमारी सोच की दिशा कैसी है? हम भारत को किधर ले जाना चाहते हैं? क्या टुकड़ों में बांट बांट कर भारत चलेगा? क्या इसी आधार पे हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या इसी को आप भारत कहते हैं, जिसकी मानसिकता इतनी क्षुद्र हो गई हो, जो वासुदेव कुटुंबकम की बातें करता है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है? आज वो इतना सिमट जाएगा और आप चिल्लाते रहेंगे कि हम सबसे ज्ञानी, महाज्ञानी, दुनिया में सारा ज्ञान तो हम ही ने पैदा किया है। लेकिन ज्ञान की एक भी लक्षण अगर देखने
कि कोशिश की जाए तो ढूंढने से ना मिलेगा। भारत की बात करते हैं, जिस भारत की आइडेंटिटी 100 से 200 किलोमीटर बाद ही बदल जाती है। सारा चीज बदल जाता है, वेशभूषा तो समझ में आती है बात, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, चलो ठीक है, भाषा तक बदली हुई है। क्या ऐसी बदलाहट वाली भाषा से लेकर हम एक भारत बनाएंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का धौंस जमाने वाले, ज्ञान बांटने वाले क्या यह समझाएंगे कि एकता कैसे लाई जाएगी? ज्ञान तो बहुत बांट रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द पावर ऑफ इंडिया। याद रखिए, आज इस वहम के कारण जितना भारत का नुकसान हुआ है उतना शायद कभी नहीं हुआ। इस वहम को हम जितना बढ़ाएंगे आगे चल के ये उतना ही गृह युद्ध का कारण बनेगा। हम डाइवर्सिटी को जितना बढ़ावा देंगे ये आगे चल के उतना ही भेदभाव का कारण बनेगा, क्योंकि जहां डाइवर्सिटी होगी वहां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे से श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ होगी। क्यों एक मंदिर जब बनता है तो हिंदू हिंदू आपस में नहीं लड़ते, लेकिन जब एक मंदिर और मस्जिद की बात आती है तो दो प्रांत वाले क्यों लड़ने लगते हैं? क्या कभी आपने गौर किया? क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा है। फिर वहां पे एक धर्म श्रेष्ठ और एक धर्म अपने आप को निकृष्ट मानने लगता है, और यही है डाइवर्सिटी। और अगर आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ढिंढोरा पीटते रहे और जनता को भुलावे में रखते रहे तो आप यह मत समझिए कि आप इंडिया में सबसे वोट, क्योंकि आपको तो सबसे वोट लेना है, वो तो बोलेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ये बोलें कि भारत में एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। वो कैसे बोलेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत तो असंख्य भाषाओं का देश है। फिर बंगाली वाले नाराज हो जाएंगे, फिर लोकसभा में कैसे पहुंचा जाएगा? फिर गुजराती वाले नाराज हो जाएंगे, उनकी अलग भाषा है। फिर उर्दू वाले नाराज हो जाएंगे, फिर तो तेलुगु, तमिल, कोंकणी और पता नहीं कौन कौन से लोग नाराज हो जाएंगे। फिर तो सरकार ही नहीं बनेगी। क्या इस डर से आप डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मंत्र पिलाए जा रहे हैं कि आप बड़ा ही सर्वधर्म समभाव की बात पिलाए जा रहे हैं? दूसरी चीजों में आप डाइवर्सिटी को नहीं खत्म कर पाते, ठीक है, कम से कम भाषागत डाइवर्सिटी को तो खत्म की जाए। जब लोग भाषा से ही नहीं जुड़ पाएंगे एक दूसरे से तो वो किस प्रकार एक हो पाएंगे? और आज नहीं, बहुत पुराने समय से ही हमारे कई क्रांतिकारियों ने इस बात पर बल दिया, लेकिन आज के पॉलिटिशियन ऐसा होने नहीं देंगे। वो एक भाषा बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सभी लोग एक हो जाएं। क्योंकि अगर सब लोग एक हो जाएंगे तो फिर उनका हटना बहुत सामान्य हो जाएगा। आज इसी डाइवर्सिटी की वजह से एक करप्ट पार्टी भी पूरे देश में कहीं ना कहीं पे सरकार बनाती है, तो यही डाइवर्सिटी है। एक अच्छी पार्टी भी कहीं ना कहीं हार जाती है तो उसकी वजह भी यही डाइवर्सिटी है। एक अच्छी पार्टी भी पूरे देश में सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा करती है तो वो किसी धर्म में ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है और दूसरे धर्म के लिए वो गलत हो जाता है। अगर हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं तो उर्दू नीचे रह जाता है, फिर उर्दू वाले को लगता है कि हम नीचे हो गए और वो इस सरकार का विरोध करेंगे। हम एक धर्म को बढ़ावा देंगे, दूसरे को लगेगा हम नीचे हो गए, और इस तरह से पूरा का पूरा देश ही कलह में घिरा रहेगा। और जो देश अपने आंतरिक कलह को नहीं ठीक कर पाएगा वो बाहरी ताकत से क्या लड़ेगा? कैसे हम सामना करेंगे चीन का? क्या यही धार्मिक और मंदिर मस्जिद के बीच टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने वाले युवा चीन से टक्कर लेंगे, पाकिस्तान से टक्कर लेंगे,
आतंकवादियों से टक्कर लेंगे। यहां के युवाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका रास्ता गलत है। उन्हें गलत पथ दिखाया जा रहा है, यह उनका पथ चुनने का तरीका ही गलत हो गया है। और जब तक ये बुनियादी बातें ठीक नहीं की जाएंगी, भारत, गुरु तो बहुत दूर की बात है, एक ढंग का देश बनने में अभी इसको समय है, जहां शांति हो। आए दिन किस जगह से आपको दंगे की खबर नहीं आती? प्रत्येक छोटी बात पर दंगा हो जाता है। यहां मूर्तियों, एक बेजान सी मूर्ति के लिए यहां जिंदा मूर्तियों को लोग तोड़ डालते हैं। क्या समझ है यहां के लोगों की? एक बेजान मूर्ति के लिए यहां कत्लेआम हो जाता है। बहुत ही गंभीर प्रश्न है हमारे सामने। क्या हम ऐसे ही भारत की कल्पना करते हैं? क्या यही वासुदेव कुटुंबकम है? आज भारत का युवा जिस प्रकार फिल्म और खेल के प्रति रुचि ले रहा है, भारत के लिए यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मैं इस पर अपने विचार अगले सेशन में लेकर आऊंगा। और हां, मुझे यह पता चलेगा कि आप नींद से जागना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, आप भारत को बदलना चाहते हैं, तो ही मैं अगला सेशन लाऊंगा। अन्यथा इन चीजों पर मैं अपना दिमाग नहीं खपत करने वाला। तो आप मुझे अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारा सहयोग करें। मेरी बातों को या अपनी बातों को आप इसे अपने हिसाब से ही दूसरे तक फैलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं दूर तक इन बातों को पहुंचा सकूं। धन्यवाद। मैं इस चर्चा की अगली कड़ी बहुत ही जल्द प्रस्तुत करूंगा। अभी ढेर सारी बातें करनी है। जय हिंद।